हम लोग बात करेंगे स्काफोल्ड के बारे में, स्काफोल्ड के कंपोनेंट के बारे में और इनके हैजार्ड्स और प्रिकॉशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता दें कि स्काफोल्ड होता क्या है और इसे यूज किस तरह क्यों करते हैं हम। इसका स्काफोल्ड का यूज हम वॉक हाइट पे करते हैं। 1.8 मीटर से ऊपर जो भी हम वॉक करते हैं उसे वॉक हाइट के अंतर्गत लेते हैं और उसमें हम स्काफोल्ड का यूज करते हैं। Scaffold is an elementary temporary structure used for supporting worker, material और both। यह एक टेम्पोररी ढांचा होता है जिसका उपयोग हम काम करने के लिए, सुरक्षित काम करने के लिए करते हैं, ठीक है। और इसको टेम्पोररी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये काम होने के बाद इसको फिर से डिसमेंटल कर दिया जाता है और काम करने के दौरान इसे फिर से इरेक्शन कर बना दिया जाता है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं इसके हैजार्ड्स के बारे में कि इसके क्या क्या हैजार्ड्स हैं। तो कॉमनली इसके हैजार्ड्स 3-4 ही है जो कि बहुत ही ज्यादा ये होने के चांसेस रहते हैं इसके। फर्स्ट जो हमारा हैजार्ड है वो है कोलैप्स ऑफ स्काफोल्ड, जो स्काफोल्ड का गिर जाना, ढह जाना। और दूसरा हमारा हैजार्ड है कि वर्कर जो है वो स्काफोल्ड से फॉल ऑफ वर्कर या मटेरियल, यानी वर्कर या मटेरियल को स्काफोल्ड से गिरना, ये हमारा दूसरा हैजार्ड है। तीसरा हैजार्ड हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोकेशन, जो कि स्काफोल्ड जहां हमारा इरेक्ट है वहां से अगर कोई पावर लाइन गई हुई है ऊपर, उसके ऊपर से कोई पावर लाइन गई हुई है, उसमें अगर काम करते दौरान वर्कर का हाथ या कोई भी इक्विपमेंट उसमें लग जाता है तो उससे शॉक, वर्कर को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ये हमारा एक मेन हैजार्ड हो जाता है, इसे हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब बात हम करेंगे इसके प्रिकॉशंस के बारे में कि ये हैजार्ड्स जो है इनके क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं। तो हम बात करते हैं पहला प्रिकॉशन की कोलैप्स, इसे कोलैप्स होने से कैसे बचाएं। तो जब भी हम स्काफोल्ड को इरेक्शन करें, जब भी हम स्काफोल्ड बनाएं, तो ये ध्यान रखिए कि इसका जो बनाने वाले हैं वो कॉम्पिटेंट है, यानी कि कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा ही अपना स्काफोल्ड हम बनाएं, ठीक है। इसको बनाने के साथ साथ इसको जो भी सुपरवाइजर है, कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर, उसकी निगरानी में स्काफोल्ड को बनाएं, जिससे होगा ये कि हमारा स्काफोल्ड अच्छी तरह से बनेगा, बढ़िया बनेगा और इसे ढहने की चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, इसे ढहने की चांस नहीं रहेगी, सफल रहेगी, ठीक है। हमारा दूसरा जो हैजार्ड था वो था फॉल ऑफ मटेरियल या पर्सन, कि हम गिरने से, मटेरियल या वर्कर को गिरने से कैसे बचाएं। तो कभी भी हमें स्काफोल्ड जो है वो बनाते समय हमें टॉप रेल और मिड रेल और टो गार्ड, ये तीनों का उपयोग करना है, क्योंकि जो हमारा टो गार्ड होता है वो जो भी लूज मटेरियल है, जैसे कि हथौड़ी हो गए या कुछ और इक्विपमेंट जो लूज मटेरियल है, उनको गिरने से बचाता है हमारा टो गार्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा मिड रेल और टॉप रेल है। टॉप रेल और मिड रेल हमारे वर्कर या कोई ऐसी इक्विपमेंट्स जो मतलब चलने लगे, डूबने लगे, ऐसे हम बोलते हैं, उससे बताता है हमारा मिड रेल और टॉप रेल वर्कर को फॉल होने से, यानी कि गिरने से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे हैजार्ड की, इलेक्ट्रिकेशन। इलेक्ट्रिकेशन का मतलब हमको बताया कि हमारे जो स्काफोल्ड है उसके ऊपर से अगर कोई पावर लाइन गई है, इलेक्ट्रिक पावर लाइन, तो उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कि हमारा वर्कर जो है इलेक्ट्रिक शॉक के संपर्क में आ सकता है। तो इससे बचने के लिए पहला जो हम काम कर सकते हैं कि उस इलेक्ट्रिक जो वायर गई है उस इलेक्ट्रिक को हम पावर ऑफ कर दें, यानी कि वहां से पावर शट डाउन ले लें, नहीं तो उसे इंसुलेट कर दें, उसे कवर कर दें किसी ऐसे मटेरियल से जिसमें कि धारा प्रवाह ना हो, विद्युत प्रवाह ना हो, ऐसे हम मटेरियल से उसके इंसुलेट कर दें, या तो उस जो वायर है उसी को वहां से हटा दें। ये हमारे प्रिकॉशंस हो गए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमारा जो ये है स्काफोल्ड है, जो यहाँ पे हमारा स्काफोल्ड कंट्रोल काम कर रहे हैं, वहां से हमारी जो पावर लाइन की दूरी होनी चाहिए, जो तार की दूरी होनी चाहिए, वो 5 मीटर से एबव होनी चाहिए। जैसे कि हम अपने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे खड़े हो और हमारा हाथ या हमारा जो भी इक्विपमेंट है जो हम यूज कर रहे हैं उसकी दूरी जहाँ तक जाती हो, उस दूरी से हमारे जो पावर लाइन का दूरी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 5 मीटर होना चाहिए, उससे मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। 5 मीटर होना चाहिए, ये हमारा एक प्रिकॉशन है जिससे कि हम पावर लाइन से बच सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम स्काफोल्ड का जब हम निर्माण करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो लाइट ड्यूटी है या हैवी ड्यूटी है। अगर हम लाइट ड्यूटी वर्क कर रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया या बस चेंज करना हो गया या कुछ भी ऐसा लाइट ड्यूटी काम जिससे कि 1-2 वर्कर काम कर सके, तो उसे हम लाइट ड्यूटी वर्क करेंगे, तो उसके लिए ज्यादा मजबूत या ज्यादा टिकाऊ स्काफोल्ड बनाना मतलब उतना कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन जब भी हम हैवी ड्यूटी यूज करते हैं स्काफोल्ड, जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन काम करना हो या कोई वेल्डिंग का काम करना हो तो हाइट पे, तो इस सब वर्क के लिए हमें एक हैवी ड्यूटी स्काफोल्ड का बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। और जब भी हम स्काफोल्ड बनाएं उसके नजदीक, जैसे कि अगर कोई अदर इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, कोई मलबा पड़ा हुआ है या ऐसे कोई इक्विपमेंट्स है जिससे कि स्काफोल्ड में अगर कोई वर्कर गिरता है जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उस इक्विपमेंट्स को हम साइड कर देते हैं, 2 मीटर से या 3 मीटर से अलग हटा देते हैं हमारे जहाँ स्काफोल्ड बन रहा है उससे, ठीक है। और एक हमारे हैजार्ड जो होता है कि अगर जहाँ स्काफोल्ड बन रहा है उसके नजदीक में हम एक्सकवेशन नहीं कर सकते हैं। एक्सकवेशन करने से ये होगा कि हमारा जो स्काफोल्ड है वो ढहने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा उसका एक्सकवेशन नजदीक होने का। तो ये बात का ध्यान रखना है कि अगर कहीं के स्काफोल्ड बना रहे हैं उसके नजदीक कोई एक्सकवेशन का वर्क ना चल रहा हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट के बारे में कि इनके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं स्काफोल्ड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सोल बोल्ट की। सोल बोल्ट हमारा ऐसा इक्विपमेंट होता है जो स्काफोल्ड को टिकाया जाता है, जमीन जो सॉइल है वहाँ पे अच्छी तरीके से मतलब कि धंसने नहीं देता है, उसे इधर उधर बढ़ने नहीं देता है। सोल बोल्ट हमारा, ये जो हमारा सोल बोल्ट होता है इसका लेंथ और ब्रेथ 300 mm होता है और जो इसका मोटाई होती है वो 6 mm होती है सोल बोल्ट की, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बेस प्लेट। बेस प्लेट वो इक्विपमेंट है या वो
कंपोनेंट है जो कि हमारे स्टाफ के जो स्टैंडर्ड्स है उनको एक जगह खड़ा लाने में मदद करता है, यानी कि खड़ा करने का एक जरिया होता है बेस प्लेट। ये बेस प्लेट का लेंथ और ब्रेथ होता है 1.50 mm एंड इसकी जो मोटाई होती है ये भी 6 mm की होती है, ठीक है। इतना हमें रखना चाहिए। और जब भी हम बेस प्लेट को और सूट बोर्ड को लगाए तो बेस प्लेट से हमारा जो सूट बोर्ड है वो 2 इंच या 3 इंच अलग हटा हुआ होना चाहिए, जिससे कि स्टेबिलिटी मिले हमारे स्टाफ बोर्ड को, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड के बारे में। देखिए स्टैंडर्ड को ट्यूब भी बोला जाता है, जो हमारे चारों तरफ से ये पाइप लगे हुए हैं, इसी को हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये हमारे स्टाफ बोर्ड का एक हमारे स्टाफ बोर्ड बनाने का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जो कि इसी के वजह से हमारे स्टाफ बोर्ड बनता है या तैयार होता है, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाइए हमारा कीपर लिफ्ट के बारे में। हम बताते हैं कीपर लिफ्ट क्या होता है। कीपर लिफ्ट जो हमारा इसका सोल बोर्ड होता है उसे 115 mm ऊपर लगाया जाता है, कभी भी सोल बोर्ड या जो मतलब सॉइल है उससे, क्योंकि इतना देखिए इसको नीचे लगाने का कारण ये होता है कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड है उसको जब नीचे से नहीं जकड़ा रहेगा, कोई नहीं पकड़ा रहेगा, अगर मजबूती से कुछ नहीं पकड़ा है तो ये हमारे नीचे से खिसकने लगेगा। इसी वजह से कीपर लिफ्ट को कभी भी हम सॉइल जो हमारा मिट्टी है उसे 150 mm ऊपर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रनर के बारे में। रनर के बारे में उसके बाद हम बात करते हैं डायगोनल ब्रेसिंग के बारे में, ठीक है। डायगोनल ब्रेसिंग हमारा ये हमारे इक्विपमेंट जो हमारे स्टाफ बोल है उसको जकड़े रहता है, उसको एक जगह बनाए रखते रहता है और एक स्टेबिलिटी का काम करता है हमारे स्टाफ बोर्ड में। ये जिगजैग की तरह होता है और इसके लगाने का यही पर्पस है कि हमारे स्टाफ बोर्ड का वो एक जकड़े रहे यानी मजबूत करके रखे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हम बात करेंगे रनर के बारे में। रनर क्या होता है? ये रनर जो है हमारा ये स्टाफ बोर्ड को जितना हमारे स्टाफ बोर्ड बनता है, जितना बड़ा हमारा स्टाफ बोर्ड रहेगा उतना हम रनर उसके ऊपर लगाते जाएंगे, मतलब दोहराते जाएंगे रनर को, ठीक है। ये जो है रनर जो होता है हमारा कीपर लिफ्ट से 2.1 मीटर ऊपर लगाया जाता है, ज्यादा नीचे नहीं लगाया जाता है। और ये जब भी हम अगर ऊपर स्टाफ बोर्ड बना रहे हैं, इससे ऊपर हम बड़ा स्टाफ बोर्ड बना रहे हैं, तो जो हमारा रनर है वो 1.8 मीटर के ऊपर लगाया जाता है, यानी कि जब भी जितना डिस्टेंस होगा हमारे रनर का एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस हमारा 1.8 मीटर होगा, ठीक है। और कीपर लिफ्ट से रनर का जो डिस्टेंस होगा वो 2.1 मीटर होगा, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं कपलर के बारे में कि कपलर क्या होता है। देखिए जहाँ दो पाइप आकर मिलते हैं, यानी दो कंपोनेंट जहाँ आकर मिलते हैं और उस जगह को जो जोड़ने का काम करता है वो हमारा कपलर होता है, ठीक है। तो कपलर की टाइप 3 टाइप होते हैं, कॉमनली 3 टाइप होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है राइट एंगल कपलर, सेकंड है स्टाइबल कपलर एंड 3 है फुटलर कपलर, ठीक है। राइट एंगल कपलर का जो यूज होता है जब भी हमारा स्टाफ बोर्ड 90 डिग्री यानी कि हॉरिजॉन्टल जो भी हमारा पाइप आता है और हॉरिजॉन्टल पाइप का जो जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है उसे राइट एंगल कपलर कहते हैं, ठीक है। और स्टाइबल कपलर का काम होता है कि वो हमारे जो भी रनर या ये जो ट्रांजम आता है, रनर या ट्रांजम आता है या डायगोनल ब्रेसिंग आता है, जो कि 36 डिग्री के आसपास जो भी एंगल बनता है, 36 डिग्री के आसपास जो भी एंगल बनता है वहां पे जो कपलर का उपयोग किया जाता है वो होता है हमारा स्टाइबल कपलर, ठीक है। उसके बाद आइए हम बात करेंगे ये फुटलर कपलर के बारे में। फुटलर कपलर जो होता है हमारा पैनल को जोड़ने का काम करता है, जो भी हमारा ये ब्लैंक बोर्ड है उसके ऊपर नीचे जो पैनल लगे रहते हैं जिसके ऊपर हमारा ब्लैंक बोर्ड टिका रहता है, उस चीजों को जोड़ने के लिए फुटलर कपलर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डायगोनल ये लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग का। लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग ये भी एक ब्रेसिंग है जो डायगोनल ब्रेसिंग का काम है, वो भी इसका ही काम है। ये बड़ा होता है इसलिए इसका नाम लॉन्गिट्यूडनल पड़ा है। और ये जो है ये भी हमारे स्टाफ बोर्ड को जकड़े हुए रखने का काम करता है। इसकी हमें जैसे कि स्टाफ बोर्ड लची नहीं एकदम ढलाई नहीं, इस चीज को ये टाइट करके यानी कि जकड़ के रखता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेयर के बारे में। तो हमने पहले ही बताया कि जो मेरा ब्लैंक बोर्ड है जिसपे टिका रहता है, जिसके सपोर्ट पे टिका रहता है उसे हम बेयर या ट्रांसम बोलते हैं, ठीक है। बेयर और ट्रांसम का काम यही होता है कि हमारा जो ब्लैंक बोर्ड है उसे अच्छी तरीके से टिकाए रहे, जिससे कि वो धंसे नहीं या उसमें दरार ना है या ऐसा कुछ ना हो जिससे कि वो टूटे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टो गार्ड के बारे में। टो गार्ड जो हमारा लूज फिटिंग में जो भी हम स्टाफ बोर्ड पे ले जाते हैं, ऐसा कोई इक्विपमेंट जो गिरने वाले हो या हटाने वाला हो, ऐसे इक्विपमेंट्स को टो गार्ड लगाकर हम रोक सकते हैं, जैसे कि अगर कोई वस्तु गिरे उससे टो गार्ड रोक सकता है, ठीक है। इसलिए हम लगाते हैं टो गार्ड। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रल टॉपरेल के बारे में। न्यूट्रल टॉपरेल ये भी हमारा फॉल ऑफ पर्सन और फॉल ऑफ मटेरियल होने से बचाता है, ठीक है। इसका काम यही होता है कि हमारा जो भी वर्कर चढ़कर काम कर रहा है वो मतलब गिरे नहीं नीचे, या इक्विपमेंट जो भी यूज कर रहे हैं वो गिरे ना। और उसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ क्लोजिंग के बारे में। सेल्फ क्लोजिंग होता है जो हमारा आने जाने का रास्ता, स्टाफ बोर्ड पे चढ़ने का रास्ता है, वहां पे लगाया जाता है कि ये हमारे वर्कर्स को जब वर्कर काम करे तो उसको क्लोज कर दे, अंदर जाकर क्लोज कर दे और फिर आने के समय उसे खोल कर नीचे उतर लेते हैं। ये सेल्फ क्लोजिंग होता है जो वर्कर अपने आप बंद करते हैं और खोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लेडर के बारे में। लेडर एक साधन होता है स्टाफ बोर्ड पे चढ़ने का, ठीक है। और ये जो होता है 75 डिग्री के एंगल पे होता है। इसका जो भी हम स्टैंडर्ड फॉलो करता है वो 75 डिग्री का ही फॉलो करते हैं, सब जगह 75 डिग्री पे ही